तो लास्ट टाइम आपको बताया गया था कि भव्य जी जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा, फिर टाइम लगेगा वरना। तो लास्ट टाइम आपको बताया गया था कि केमिकल कंपाउंड में आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी अगर हमें नेमिंग करनी होती है तो किस तरीके से करते हैं। तो आपको बताया था कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं। तो जब भी हम किसी आयनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो पहले तो आपको बता दें, आयनिक कंपाउंड में मेटल एलिमेंट को फर्स्ट प्लेस पे लिखा जाता है, नॉन मेटल एलिमेंट को सेकंड प्लेस पे लिखा जाता है। फिर हम उन आयनिक कंपाउंड की नेमिंग की बात करें जिसमें 2 एलिमेंट्स कंटेन होते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल। तो मेटल को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है और नॉन मेटल को राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। दैट मीन्स मेटल को हम लिखते हैं फर्स्ट प्लेस पर, नॉन मेटल को लिखते हैं सेकंड प्लेस पर, ये आप ध्यान रखिएगा। और जब हम इनकी नेमिंग करते हैं तो आपको बताया गया था कि मेटल एलिमेंट के नेम को तो वहां पर एज इट इज बोला जाएगा, लेकिन जो नॉन मेटल एलिमेंट है उसके लास्ट में हम आईडीई, आइड को हम प्लस करके लिखते हैं। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड की नेमिंग में मेटल एलिमेंट के नेम को एज इट इज, दैट मींस फर्स्ट एलिमेंट के नेम को एज इट इज, और सेकंड एलिमेंट की जब हम नेमिंग करेंगे तो उसमें हम लास्ट में आईडीई जोड़ देते हैं। जैसे कि हमने आपको इसके एग्जांपल भी दिए थे कि एमजीओ की अगर हम नेमिंग करेंगे तो इसका नेम होगा मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन में आइड जोड़ देंगे तो उसका नाम बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से NaCl की अगर हम नेमिंग की बात करें तो Na सोडियम, Cl क्लोरीन है लेकिन इसमें आइड जोड़ देंगे तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। और ऐसे ही CuS, तो Cu कॉपर है, S सल्फर है, लेकिन सल्फर में हम आइड जोड़ देंगे तो उसका नेम बनेगा कॉपर सल्फाइड। तो ये आपको हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि किस तरीके से हम आयनिक कंपाउंड की नेमिंग को करते हैं। तो आज हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। So please note that in all the above formula of ionic compound, the metal elements magnesium, sodium, copper are written on the left hand side, whereas the non-metal elements ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि हमेशा जो फॉर्मूले होते हैं उनमें हमेशा मेटल को फर्स्ट प्लेस पर लिखते हैं और नॉन मेटल को सेकंड प्लेस पर लिखा जाता है। ए कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स इज नोन एज ए बाइनरी कंपाउंड। और ये भी आप ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपाउंड जो 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है उसको हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। तो ये जितने भी कंपाउंड है MgO, NaCl, CuS, ये सभी बाइनरी कंपाउंड है क्योंकि ये दो एलिमेंटों से मिलकर बने हैं। Before we discuss the formula of molecular compound, we should know the something about the electronegativity of an element। तो इससे पहले कि हम मॉलिकुलर कंपाउंड की नेमिंग को यहाँ पे डिस्कस करें, ये ध्यान रखिएगा मॉलिकुलर और कोवलेंट ये एक ही मतलब होता है। तो इससे पहले कि हम मॉलिकुलर कंपाउंड की नेमिंग को डिस्कस करें तो पहले हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको जरा सुनिएगा ध्यान से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यहाँ हम डिस्कस करें, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट or pull the shared electrons of a bond towards it is known as electronegativity of its element। तो किसी एटम की वो एबिलिटी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, तो उसी एबिलिटी को उस एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। तो किसी एलिमेंट के एटम की वो एबिलिटी जिसकी हेल्प से वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता हो, तो उसे उस एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। एक्चुअल में जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं या जो मॉलिकुलर कंपाउंड होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, ये आपको हमने कल बताया भी था। ठीक है, आयनिक कंपाउंड में तो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होते हैं, लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड या मॉलिकुलर कंपाउंड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। तो होता क्या है कि जिन दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, उनमें से एक जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो उस एटम के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, उनमें से वन ऑफ द एटम ऐसा होता है जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया कि किसी भी एटम की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है तो उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। आगे बता रहे हैं इसमें द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 होती है, कार्बन की 2.5 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, क्लोरीन की 3 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है और फ्लोरीन की 4.0 होती है। तो ये कुछ नॉन मेटल्स की यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके सामने बताई गई है। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन की यहाँ पर बता रहे हैं 2.1, इसके बाद वो बता रहे हैं क्लोरीन की कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, क्लोरीन की 3, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की होती है इसमें 4। तो ये कुछ आपके नॉन मेटल्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब हम
बात कर रहे हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर कंपाउंड की, कोवलेंट कंपाउंड की, तो ये जो कंपाउंड होते हैं सिर्फ नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इनको फाइंड आउट करने का अभी आपके पास कोई मैटर नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, इनको याद रखना होगा आपको। इनका क्या यूज होगा वो अब आपको आगे बताते हैं। ठीक है, तो एन एलिमेंट हैविंग द लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नोन एज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वेयर एज एन वेयर एज एलिमेंट हैविंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नोन एज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो होता है क्या कि दोनों नॉन मेटल में से जिस नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ठीक है, तो इसको जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोला जाता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो उसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, इसको बोलने के पीछे रीज़न ये है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि भैया जब आपके मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स बनते हैं ना, तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के बनने के लिए इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। तो ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करने पर बनते हैं। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है दोनों में से किसी एक एटम की तरफ जो है ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। तो जो एटम उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है तो उसको उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे किया जा रहा है कि एक्चुअल में ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक बीच में क्यों आ रहा है। तो उसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं। जैसे हमने आपको बताया कि जो आयनिक कंपाउंड थे, तो आयनिक कंपाउंड में हम पहले प्लेस पर मेटल को लिखते हैं और सेकंड प्लेस पर हम नॉन मेटल को लिखते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं नेगेटिव आयन बनाते हैं। दैट मीन्स वहाँ पर उनकी पोजीशन फिक्स है, हम उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को देखकर उनकी पोजीशन को वहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स में दोनों का नेचर नेगेटिव है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव आयन बनाते हैं। हालांकि यहाँ पर आयन्स नहीं बनते, लेकिन दोनों का जो नेचर है वो एक जैसा होता है। तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे उनमें से कौन सा पहले प्लेस पर आएगा, कौन सा दूसरी प्लेस पर आएगा। आयनिक कंपाउंड में तो मेटल पहले आ गया, नॉन मेटल बाद में आ गया। लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, उसमें दोनों नॉन मेटल्स होते हैं। तो कौन सा नॉन मेटल पहले आएगा, कौन सा नॉन मेटल बाद में आएगा, उसको डिसाइड करने के लिए ही यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस किया जा रहा है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जिस नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस नॉन मेटल को हमेशा पहले लिखा जाता है, और जिस नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उस नॉन मेटल को सेकंड प्लेस पर रखा जाता है, दैट मींस बाद में रखा जाता है। सपोज कीजिएगा अगर आपका जो कोवेलेंट कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड कार्बन और क्लोरीन को लेकर बना है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर गिवन है 2.5, जबकि क्लोरीन की कितनी है 3। ठीक है, इसमें कौन पहले प्लेस पर आएगा, कौन दूसरी प्लेस पर आएगा, वो डिसाइड करेगी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसको हम पहले प्लेस पर लिखेंगे, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसको हम सेकंड प्लेस पर लिखेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो यहाँ पर कम है, तो डेट मीन्स कार्बन पहले प्लेस पर आएगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर ज्यादा है, तो डेट मीन्स वो सेकंड प्लेस पर आएगा। तो इसलिए जो आपका मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनेगा कार्बन और क्लोरीन के बीच में, उसमें कार्बन पहले प्लेस पर होगा और क्लोरीन इसमें दूसरे प्लेस पर होगा। ठीक है, तो इसलिए जो कंपाउंड नॉन मेटल्स को मिलाकर बनता है उनमें से कौन सा नॉन मेटल पहली प्लेस पर आएगा, कौन सा नॉन मेटल सेकंड प्लेस पर आएगा, वो काम होगा डिसाइड करने का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से। आप दोनों नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक कीजिएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी वो पहले प्लेस पर, और जिसकी ज्यादा होगी वो दूसरी प्लेस पर आएगा। अब हम आगे आते हैं, इनकी नेमिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन बिटवीन द टू डिफरेंट नॉन मेटल्स। कि जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं वो टू डिफरेंट नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन बनते हैं। व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड, द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल एलिमेंट इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वेयर एज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल एलिमेंट इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। और जब भी हम इनका फॉर्मूला लिखते हैं तो जो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल होता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर यानी पहली प्लेस पर लिखते हैं, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल होता है उसको हम राइट हैंड साइड में डेट में सेकंड प्लेस पर लिखते हैं। वो ये बता रहे हैं। इन नेमिंग, आप सीधे नेमिंग की बात करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूले तो हम आगे डिस्कस करेंगे। इन नेमिंग द मॉलिक्यूलर कंपाउंड, द नेम ऑफ द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल इज रिटन एज सच, बट द नेम ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल इज चेंज टू हैव द एंडिंग आइड, फॉर एग्जाम्पल। और इसकी नेमिंग का भी वही तरीका होगा जो आयनिक कंपाउंड की नेमिंग आपको बता रहे थे। दैट मीन्स जो आपका नॉन मेटल पहले प्लेस पर होगा उसके नेम को पॉजिटिव वहां पे बोलेंगे, लेकिन जो नॉन मेटल सेकंड प्लेस पर होगा उसके लास्ट में हम IDE जोड़ के उसके नेमिंग को करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है उसकी नेमिंग का भी वही मेथड होगा जो हम आयनिक कंपाउंड में आपको बता रहे थे। जो नॉन मेटल पहली प्लेस पर है उसको एज इट इज बोला जाएगा, जैसे यहाँ पर H है तो H यहाँ पर हाइड्रोजन को एज इट इज बोला जाएगा। लेकिन जो नॉन मेटल सेकंड प्लेस पर है उसके लास्ट में हम IDE जोड़ के उसके नेम को बताएंगे और वो बन जाएगा क्या इसमें, क्लोराइड।
तो इसलिए इस नॉन मेटल का जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। एक और एग्जांपल देखिएगा, H2S। तो ये भी आपका एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। जो फर्स्ट प्लेस पर नॉन मेटल है H यानी कि हाइड्रोजन, उसके नेम को तो एज इट इज, लेकिन जो सेकंड प्लेस पर नॉन मेटल है S सल्फर, उसमें हम आइड जोड़ देंगे तो उसका नेम क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो यहां तक आप देख सकते हैं दोनों की नेमिंग करने का सेम प्रोसीजर है, चाहे वो आयनिक कंपाउंड थे चाहे वो आपके मॉलिक्यूलर कंपाउंड थे। तो फर्स्ट एलिमेंट की नेम को एज इट इज, और सेकंड जो आपका एलिमेंट होगा उसमें IDE जोड़ के आप उसकी नेमिंग को करेंगे। ठीक है, ये आज हम जो रूल्स आपको बता रहे हैं कुछ आपके 6 पार्ट्स में इन रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। मैंने वो PDF में 6 पार्ट में इसको बताया था। ठीक है, ये पहला पार्ट था यहाँ पर कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड की नेमिंग का तरीका क्या होगा। जो आपका एलिमेंट फर्स्ट प्लेस पर है उसके नेम को एज इट इज, और जो सेकंड प्लेस पर उसके नेम में हम IDE जोड़ देते हैं। और ये बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम वही है जो आयनिक कंपाउंड में हमने बात की थी। सल्फर की क्या होती है भैया, आपको बता दें, सिर्फ जितने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ना एलिमेंट, सब आपको सिर्फ उनकी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही आपको याद करना है, उससे अलग आपको किसी भी एलिमेंट की याद नहीं रखनी है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है आप हायर क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे लिख भी रखे हैं, अगर आप इसको ध्यान से पढ़े जो सर्कल में यहाँ पे मेंशन किया गया है। और वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जरूरत जो पड़ेगी वो आपको फॉर्मूले लिखने के लिए पड़ेगी कि जब आप इनके फॉर्मूले को मेंशन करेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी की, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका फॉर्मूला कैसे बनाओगे, ऐसे कोई ट्रबल आपके सामने नहीं आने वाली है। ये तो एक रीजन एक्सप्लेन किया जा रहा है कि भाई नॉन मेटल में कौन पहले प्लेस पर कौन दूसरी प्लेस पर आएगा किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर, तो वो आप इस रीजन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे देखिएगा, जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पे कुछ रूल्स की, तो उसी को हम आगे बताएंगे। तो व्हेन देर आर मोर देन वन एटम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो व्हेन देर आर मोर देन वन एटम्स, तो सुनिएगा, व्हेन देर आर मोर देन वन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड, देन द नंबर ऑफ एटम्स इज इंडिकेटेड बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स इन द फॉर्मूला। ये बता रहे हैं किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में अगर किसी एलिमेंट के एक से ज्यादा अगर एटम प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर हम उसमें प्रीफिक्स को यूज करते हैं। किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड में ध्यान रखिएगा, जो प्रीफिक्स की बात करें ये सिर्फ मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए, आयनिक कंपाउंड में ये नहीं होता है। तो किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड में अगर किसी एलिमेंट के एक से ज्यादा अगर एटम प्रेजेंट है तो वहां पर हम प्रीफिक्स को यूज करते हैं। भाई पेन वेन मत चलाइएगा इसमें। तो प्रीफिक्स एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नेम से पहले यूज किया जाता है। अब कौन सा प्रीफिक्स कहाँ पे यूज करेंगे वो आपको बता दें। तो अगर किसी का वन एटम है तो वहां पे जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं मोनो। किसी के अगर टू एटम्स है तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं हम डाई। किसी के अगर थ्री एटम्स है तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं हम ट्राई। किसी के अगर फोर एटम्स है तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं हम टेट्रा। ठीक है, तो ये इसलिए हम बता रहे हैं यहाँ पर, अगर किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड में किसी एलिमेंट के आपके वन और मतलब टू और मोर एटम्स हैं तो उस केस में प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं। तो वन के केस में भी यूज कर लेते हैं, वन के लिए मोनो यूज करते हैं, टू के लिए डाई, थ्री के लिए ट्राई, फोर के लिए टेट्रा और फाइव के लिए पेंटा। तो ये प्रीफिक्सेस वहां पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, और ये प्रीफिक्स यूज करने का रीजन ये है कि कई बार ये होता है कि सेम टू नॉन मेटल से मिलकर जो है एक से ज्यादा कंपाउंड बन जाते हैं। प्रीफिक्सेस को यूज करने का रीजन ये है कि कभी कभी ये होता है कि सेम नॉन मेटल मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं, तो इसलिए वहां पे प्रीफिक्सेस को यूज करना जरूरी होता है। जैसे आपको बता दें, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर एक कंपाउंड बनता है CO, और कार्बन और ऑक्सीजन से एक कंपाउंड बनता है आपका CO2। अब इन दोनों में अगर हम नेमिंग करने लग जाए तो अभी जो आपको ऊपर हमने रूल बताया था उस रूल के अकॉर्डिंग ऊपर से भी इसका नाम, जो ऊपर वाले जो आपके मॉलिक्यूलर कंपाउंड की नेमिंग करेंगे उसका नाम भी क्या बनेगा, कार्बन ऑक्साइड, और नीचे वाले का नाम जो बनेगा वो भी कार्बन ऑक्साइड होगा। तो रूल के अकॉर्डिंग तो दोनों का नाम कार्बन ऑक्साइड होना चाहिए। फिर दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे हम, तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब कभी भी दो नॉन मेटल से मिलकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बन जाते हैं तो उनमें डिफरेंस करने के लिए वहां पर हम ये प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं। जैसे आपकी भी क्लास में आपने देखा होगा कि जब एक ही नाम के टू और मोर स्टूडेंट हो जाते हैं तो इनको हम अलग अलग उसे मेंशन कर देते हैं, जैसे रक्षित 1, रक्षित 2, रक्षित 3, इस तरीके से बोल देते हैं। ठीक है, तो उनके लिए 1 2 3 का यूज किया जाता है। तो ऐसे यहाँ पर भी कि एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से डिफरेंस करने के लिए वहां पर जो है हम प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं। जी भैया जी, अभी आ रहे हैं, इन सभी चीजों पर आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक है, पहले जो ये रूल्स आपको बताए जा रहे हैं इनको पेशेंसली आप सुन लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपसे लास्ट में बोला कि पहले आप इनको ध्यान से सुनिएगा। तो थोड़ा पहले अपने सुनने की कैपेसिटी को बनाओ, जो बात आपसे बोली जा रही है उसको आप दिमाग में रखते जाइएगा, वो पहले इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके लिए हम अलग सेशन करते हैं, बार बार मैं बोलता हूँ इस चीज को। लेकिन पहले आप इस चीज को सुनिएगा, क्योंकि अगर हम इसको बीच में डिस्टर्ब करके अगर बाकी चीजों को डिस्कस करने लग जाएंगे तो हो सकता है कि वो रिदम आपका वहाँ पर अनबैलेंस हो जाए।
तो पहले जो आपको बताया जा रहा है उसको आप ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बार बार डिस्कस नहीं होने वाली है। ठीक है, तो नेमिंग को डिस्कस करें, क्योंकि केमिकल कंपाउंड के लिए उसका नेमिंग करना, उसके फॉर्मूले लिखना बहुत जरूरी चीज होती है। अब यहाँ पर बात करें जैसे इनकी नेमिंग की, हमने अभी कार्बन और ऑक्सीजन की यहाँ पे बात करी। ठीक है, अब इन दोनों की नेमिंग को हमें डिफरेंस तो करना होगा, तो यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करने पड़ेंगे। और प्रीफिक्स यूज करने का रीजन मैंने आपको बता दिया कि भाई वैसे तो नाम इनका कार्बन ऑक्साइड बनेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, तो दोनों में डिफरेंस करने के लिए ही यहाँ पर जो हम प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं। अब प्रीफिक्स कैसे यूज करते हैं तो उसके लिए आपको बता दें। जैसे पहले वाले के नाम हम बात करें तो यहाँ पे इसका नाम क्या बनेगा, कार्बन। अब क्योंकि ऑप्शन का इसमें सिंगल एटम है, तो सिंगल एटम के लिए हम मोनो वर्ड यूज करते हैं। भाई यहाँ पे सिंगल एटम है और यहाँ पे 2 एटम्स हैं। पहले फॉर्मूले में आप देख सकते हो ऑक्सीजन का 1 एटम है और यहाँ पे 2 एटम्स है, तो आपको बताया गया था 1 एटम के लिए यूज करते हैं क्या, तो 1 एटम के लिए यूज करते हैं वर्ड मोनो। तो इसलिए इसका नाम बन जाएगा ऊपर वाले कंपाउंड का कार्बन मोनो ऑक्साइड। तो ऊपर वाले को बोला जाएगा कार्बन मोनो ऑक्साइड, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम था। दूसरे केस में बात करें CO2, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, तो इसका नेम बनेगा, तो आपको बताया गया था 2 के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं डाई, तो इसका नेम बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पहले आपने सोचा नहीं होगा कभी भी ये डाइऑक्साइड क्यों बोलते हैं, लेकिन अब शायद आपके पास रीजन होगा कि डाइऑक्साइड बोलने के पीछे इसका रीजन ये है क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स है। और भी एग्जाम्पल देखिएगा, PCl3, तो P आप जानते हैं फॉस्फोरस होता है, तो ये आ जाएगा फॉस्फोरस। ठीक है, तो P का मतलब फॉस्फोरस। और यहाँ पे क्लोरीन, तो वैसे आपको पता है क्लोराइड बन जाएगा वो यहाँ पर, क्योंकि जो सेकंड एलिमेंट होता है उसमें आइड जोड़ देते हैं, लेकिन उसके 3 एटम्स है, तो इसका नेम बनेगा क्या, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो इसका नेम बनेगा ये फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो इसका नेम बनेगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन के वहां पर 3 एटम्स थे, तो उसका नेम बनेगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसी तरीके से PCl5, इसका नेम क्या बनेगा, यहाँ पे क्लोरीन के 5 एटम्स हैं, तो इसका नेम बनेगा ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इसका नेम बनेगा ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्योंकि वहां पर उसके 5 एटम्स हैं। ठीक है, और भी देखिएगा CCl4, तो CCl4 का नेम यहाँ पे क्या होगा, तो C तो कार्बन होता है इसमें, क्लोरीन Cl के लिए क्लोरीन होता है, लेकिन इसके 4 एटम्स हैं, तो नाम बनेगा इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसलिए किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा एटम किसी के अगर होते हैं तो वहां प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं, जिससे कि हम दो कंपाउंड में डिफरेंस कर सके, इसलिए वहां पे प्रीफिक्स को यूज किया जाता है। तो ये हमारा सेकंड रूल था। पहला रूल आपको बताया गया कि भाई जब हम नेमिंग करते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड की, तो फर्स्ट एलिमेंट की नेम को एज इट इज, सेकंड एलिमेंट की नेम हम IDE जोड़ देते हैं, जिससे हम उसकी नेमिंग करते हैं। सेकंड रूल में आपको बताया गया कि अगर किसी एलिमेंट के 2 और मोर एटम्स होते हैं तो वहां पे हम प्रीफिक्स को यूज करके उसके नेम को डिफरेंस करते हैं। इसके बाद देखिएगा रूल नंबर 3 की बात करेंगे हम। The prefixes are needed in naming binary molecular compound in those where the same two non-metal element form a number of different compounds having different number of atoms। तो ये वही बात कर रहे हैं जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि भाई प्रीफिक्सेस की नीड हमें तब पड़ती है जब आपके जो बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं उसमें आपके जब 2 एलिमेंट्स मिलकर या 2 नॉन मेटल एलिमेंट्स मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हो, तो इसलिए उन कंपाउंड के नेमिंग में डिफरेंस करने के लिए वहां पे प्रीफिक्सेस को यूज किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, जैसे ये NO, जैसे NO2, N2O, N2O4, N2O5, ये सभी के सभी जो कंपाउंड है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। अब इनका अगर हम नेम बताने लग जाएं तो पहले रूल के अकॉर्डिंग तो सभी का नाम जो होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। अब सभी को नाइट्रोजन ऑक्साइड कहेंगे तो भाई डिफरेंस कैसे करेंगे इनमें से कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड है और उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इनके नेम में डिफरेंस करने के लिए यहाँ पे जो है प्रीफिक्सेस को यूज किया जाता है। जैसे पहले के नेम को क्या बोलेंगे हम, पहला बोला जाएगा इसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो पहला जो होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का 1 एटम है तो उसको बोला जाएगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसमें मैंने रेड सर्कल अभी किया। दूसरे का नेम क्या होगा, NO2, जिसको मैं ग्रीन सर्कल में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन के 2 एटम्स है तो उसका नेम बन जाएगा ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीसरे की हम बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम्स है, ऑक्सीजन का सिंगल एटम है तो उसका नाम क्या बनेगा, डाई नाइट्रोजन। हमेशा ही ध्यान रखिएगा जो प्रीफिक्स यूज करते हैं नेम के पहले लगाते हैं, तो इस बार यहाँ पे 2 एटम्स नाइट्रोजन के हैं तो उसका नेम बनेगा डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन का 1 ही है तो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये इसका नेम होगा। N2O3 की बात करें तो उसका नेम क्या बनेगा, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। और N2O5 की बात करें तो इसका नेम होगा इसमें डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो इस तरीके से इनके नेम को हम मेंशन कर सकते हैं प्रीफिक्सेस को यूज करके। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस जो है बस यही होता है कि दो कंपाउंड के नेम में डिफरेंस करने के लिए वहां पर प्रीफिक्सेस को यूज किया जाता है। भाई डाई यहाँ पे 2 के लिए यूज कर रहे हैं भैया जी,
आपको पता है ना कि जहाँ पे 2 एटम्स होते हैं किसी एलिमेंट के, वहाँ पे डाई यूज करते हैं। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। आगे सुनिएगा, 5 से ज्यादा हो। वैसे आपको बता दें, क्योंकि देखो जितनी आपको बुक में नॉलेज दी जाती है तो समझ लीजिएगा कि आपसे उसके अकॉर्डिंग ही पूछा जाएगा, उससे ज्यादा तो पूछेंगे नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूं 6 के लिए हम हेक्सा यूज करते हैं, 7 के लिए हम ऑक्टा यूज 7 के लिए हम हेक्टा यूज करते हैं, 8 के लिए हम ऑक्टा यूज करते हैं, 9 के लिए हम नैनो यूज करते हैं, 10 के लिए डेका यूज करते हैं। तो भाई होने तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सिर्फ 5 तक कर लीजिएगा, वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो होते और भी हैं, लेकिन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें, इफ हाउएवर द टू नॉन मेटल एलिमेंट फॉर्म द जस्ट वन कंपाउंड, लेकिन अगर दो नॉन मेटल मिलकर सिर्फ एक ही कंपाउंड बनाते हैं, जी भैया जी, उसमें भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा ना, नाइट्रोजन में कभी नाइट्रोजन के 2 एटम्स थे, कभी 1 था, तो इसलिए वहां पर भी लगाने की जरूरत पड़ जाती है। तो आगे रूल नंबर थर्ड देखिएगा, थर्ड रूल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इफ हाउएवर द टू नॉन मेटल एलिमेंट्स फॉर्म द जस्ट वन कंपाउंड, सुनते रहिए भैया, मैंने कहा ना तुम लोग पहले थोड़ा सुना करो। रूल नंबर 3 देख लीजिएगा, उसके बाद ये सारी बातें आपकी हम डिस्कस करेंगे। तो टू नॉन मेटल एलिमेंट्स फॉर्म द जस्ट वन कंपाउंड, जब दो नॉन मेटल एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बनाते हो, जब दो नॉन मेटल से सिर्फ एक ही कंपाउंड बनता हो, एक से ज्यादा कंपाउंड नहीं बनता हो, तो वहां पे प्रीफिक्सेस को यूज करना जरूरी नहीं होता, ठीक है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। तो प्रीफिक्सेस ज्यादातर हम उसी केस में यूज करते हैं जब दो नॉन मेटल से दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनते हो, तो वहां पे प्रीफिक्सेस को यूज किया जाता है। लेकिन जब दो नॉन मेटल एलिमेंट से मिलकर सिर्फ एक ही कंपाउंड बन रहे हैं, एक से ज्यादा नहीं बनता, तो वहां पे बिना प्रीफिक्स के भी हम काम चला सकते हैं, वहां पे प्रीफिक्स को यूज करना जरूरी नहीं होता। जैसे आपने देखा HCl को हम हाइड्रोजन मोनोक्लोराइड नहीं बोलते, इसको हम सिर्फ हाइड्रोजन क्लोराइड ही बोलते हैं। और ऐसी H2S को भी हम डाई हाइड्रोजन मोनोसल्फाइड नहीं बोलते, इसको सिर्फ हाइड्रोजन सल्फाइड ही बोला जाता है। तो जहां पर दो नॉन मेटल से मिलकर सिर्फ एक ही कंपाउंड बने, तो वहां पर हम प्रीफिक्सेस को यूज नहीं करते हैं। आगे देखिएगा, there are the however the some molecular compound which are known as their common name, और कुछ ऐसे भी आपके molecular compounds होते हैं जो कि उनके common name से ही पहचाने जाते हैं, ठीक है। उनके साइंटिफिक नेम को वहां पे ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। तो कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो उनके कॉमन नेम से ही ज्यादा जाने जाते हैं, उनके साइंटिफिक नेम को वहां पर यूज नहीं किया जाता है। तो वो कंपाउंड भी आपको पता होने चाहिए। जैसे कि हम बात करें H2O, तो H2O जब भी लिखा जाता है तो आप सीधा वहां पर आंसर करेंगे कि भाई H2O क्या है, वो वाटर है। लेकिन आपको बता दें H2O का जो साइंटिफिक नेम होता है वो हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड होता है। H2O का जो साइंटिफिक नेम होता है वो हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड होता है, लेकिन इसको हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड कोई नहीं बोलता, इसको वाटर के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से NH3, इसका कॉमन नेम अमोनिया होता है, तो ये अमोनिया से ही ज्यादा पहचाना जाता है, अमोनिया ही इसको ज्यादा लिखा जाता है। लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है वो नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड है। तो इसलिए कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं जो अपने कॉमन नेम से ज्यादा पहचाने जाते हैं, उनके साइंटिफिक नेम को वहां पर यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा, और ये भी बता रहे हैं कि कभी भी कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, कभी भी कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड है और उसमें अगर हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है, कभी भी कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन अगर फर्स्ट एलिमेंट है, तो हम हाइड्रोजन में भले ही वहां पे 2 एटम्स हो, 3 एटम्स हो, 4 एटम्स हो, तो उस केस में हम कभी भी प्रीफिक्स यूज नहीं करते हैं। तो हाइड्रोजन अगर किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड में फर्स्ट एलिमेंट होता है और उसमें 2 और मोर एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए कभी भी प्रीफिक्स यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो हाइड्रोजन अगर आपका कभी भी नॉन मेटल में, मतलब किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड में फर्स्ट अगर आपका एलिमेंट है और उसमें 2 और मोर एटम्स हैं, तो उसमें हम कभी भी प्रीफिक्स को यूज नहीं करते हैं। सेकंड वाले में यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वाले में यूज नहीं कर सकते। तो सेकंड अगर होगा तो हम यूज कर सकते हैं। जैसा अभी आपको मैं बता रहा था कि NH3 है वहां पर, तो NH3 में इसका जो नेम बनेगा वो नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड बनेगा, तो वहां प्रीफिक्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट प्लेस पर होगा तो वहां प्रीफिक्स को यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ रूल्स हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड की नेमिंग के। एक बार मैं जल्दी से इनको रिपीट कर देता हूं। तो सबसे पहले आपको बताया गया भाई साइंटिफिक नेम, आपको बताया ना भैया कि जितने भी हम ये नेमिंग का आपको मेथड बता रहे हैं प्रशांत तिवारी जी, तो ये सभी साइंटिफिक नेम आपको बताए जा रहे हैं। और कॉमन नेम वे नेम होता है जिस नेम से वो पॉपुलर होते हैं, फैमिलियर होते हैं। तो इसलिए साइंटिफिक नेम का मतलब कोई साइंटिस्ट वहां पे कोई लैंग्वेज नहीं हो गई है। तो साइंटिफिक नेम डेट मींस जिस मेथड से, जिस फॉर्मूले से वो नेम बने, उनकी वो बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा मैं इनको रिपीट कर रहा था। तो सबसे पहले आपको बताया गया कि अगर कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है, अगर दो नॉन मेटल मिलकर बना हुआ है, उसकी अगर हम नेमिंग करेंगे तो उसके नेमिंग का तरीका ये होगा कि फर्स्ट नॉन मेटल को तो वहां पर एज इट इज बोला जाएगा, और सेकंड नॉन मेटल में हम IDE जोड़कर जो है उस मॉलिक्यूलर कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। ये आपका रूल नंबर 1 था।
रूल नंबर 2 में आपको बताया गया कि कभी भी अगर टू नॉन मेटल से मिलकर टू और मोर कंपाउंड बनते हैं तो उनके नेम में डिफरेंस करने के लिए, अभी सुन लीजिएगा यहाँ पर, पहले अभी सारे पहले इसको रिपीट करने दीजिएगा, उसके बाद अपने क्वेश्चंस को रखिएगा, ठीक है। तो कभी मॉलिक्यूलर कंपाउंड में अगर टू नॉन मेटल से मिलकर टू और मोर कंपाउंड बनते हैं तो जब उनकी नेमिंग की जाती है तो उसमें आपको बताया गया था वहाँ प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं उनके नेम में डिफरेंस करने के लिए। और प्रीफिक्सेस कैसे यूज करते हैं तो उसमें आपको बताया गया अगर किसी का वन एटम है तो वहाँ मोनो यूज करेंगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, इस तरीके से वहाँ पे प्रीफिक्सेस को यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बताया गया कि अगर फिर हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन अगर किसी में अगर फर्स्ट एलिमेंट है मॉलिक्यूलर कंपाउंड में, तो हाइड्रोजन में अगर फर्स्ट एलिमेंट के प्लेस पर हो तो वहाँ पे हम कभी भी प्रीफिक्स को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा आपको बताया गया यहाँ पर कि अगर दो नॉन मेटल्स मिलकर सिर्फ एक ही कंपाउंड बनता है तो वहाँ पे प्रीफिक्सेस को यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। और तीसरा फिर आपको एक लास्ट रूल ये बताया गया कि अगर कभी कभी ये भी होता है कि जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है वो अपने कॉमन नेम से ज्यादा फैमिलियर होता है, वो साइंटिफिक नेम उसका वहाँ पर यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। हाँ जी, ये प्रीफिक्सेस जो होते हैं वो सिर्फ नॉन मेटल के ही यूज किए जाते हैं, प्रीफिक्सेस सिर्फ नॉन मेटल के लिए ही यूज होते हैं, मेटल के लिए यूज नहीं होते हैं। आयनिक कंपाउंड में प्रीफिक्सेस को यूज नहीं किया जाता है। तो ये हमारा आज का कंटेंट था, ठीक है। तो इसमें आपको बता दें कल जो हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे यहाँ पर मेटल एलिमेंट्स, ये आपके केमिकल फॉर्मूले बनाने की हम बात करेंगे। तो उसके लिए आप एक टेबल आपके सामने आपको नजर आ रही होगी, तो ये टेबल में वैलेंसीज गिवन है, तो इन वैलेंसीज को आपको याद करना होगा, थोड़ा पढ़ लेना इनको। तो कल का टॉपिक जब हम करेंगे तो थोड़ा सा आपको याद होने चाहिए, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, इनके फॉर्मूले बनाने को डिस्कस करेंगे। तो अब हम इसके बाद आपके यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, तो जो भी आपको